जो है हमने लास्ट लेक्चर में जो है वो डिस्कस किया था एडिशन कंपाउंड्स के बारे में और एडिशन कंपाउंड्स के जो है वो टाइप के बारे में। सो स्टूडेंट्स, हमने वहाँ पे डिस्कस किया था कि जो ये एडिशन कंपाउंड होता है इसके 2 टाइप्स होते हैं। सो वहाँ पे हमने जो है वो फर्स्ट डबल सॉल्ट और उसके कुछ एग्जांपल डिस्कस किए थे। और स्टूडेंट्स, जो एडिशन कंपाउंड का जो सेकेंड टाइप होता है वो होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ओके, सो अब हम डिस्कस करेंगे कि सर ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है ये होता क्या है और कैसे हम इस कंपाउंड को आइडेंटिफाई करेंगे, एक्वा सॉल्यूशन में इनका आयोनाइजेशन कैसे होगा, ये हम इसमें जो है पूरे पॉइंट्स जो है वो विद द एग्जांपल डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स, आइए हम डिस्कस करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होगा, तो हम बोल सकते हैं दोज एडिशन कंपाउंड व्हिच डू नॉट लूज देयर आइडेंटिटी इन एक्वा सॉल्यूशन आर नोन एज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इट मींस, इसका मीनिंग क्या हुआ स्टूडेंट्स, इसका मीनिंग ये हुआ कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है वो एक ऐसा एडिशन कंपाउंड है जिसको जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये जो है वो अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करता है। ओके स्टूडेंट्स, क्या बोलोगे आप लोग कि दोज एडिशन कंपाउंड व्हिच डू नॉट लूज देयर आइडेंटिटी इन द एक्वस सॉल्यूशन आर नोन एज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब स्टूडेंट्स, अगर हम इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में अगर बात करें तो हम बोल पाएंगे कि सर ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होगा वो नेचर में स्टेबल होगा और ये क्रिस्टलाइन स्टेट में होगा। फिर बोलेंगे सर ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है जब इसको हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे सो ये जो है वो अपने 100% आयन में जो है वो कन्वर्ट नहीं होगा। इसका मतलब कि इसका जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है अल्फा वो जो है वो लेस देन 1 होगा। ओके स्टूडेंट्स, ये अल्फा क्या होता है तो इसको हम जो है केमिकल इक्विलिब्रियम दूसरे चैप्टर में डिस्कस करेंगे। बस अभी के लिए आपको याद ही रखना है सर कि अल्फा जो है वो किसी भी मॉलिक्यूल का क्या होता है, डिसोसिएशन का एक्सटेंट होता है, उसका डिग्री होता है। ठीक है, सो अगर कोई भी मॉलिक्यूल जो है वो अगर 100% अपने आयंस में कन्वर्ट होता है किसी भी सॉल्यूशन में या सॉल्वेंट में डिसॉल्व होने पे तो उसकी वैल्यू जो होती है वो 1 होती है। और अगर वो अपने आयंस में 100% डिसॉल्व नहीं होता है तो जो उसकी वैल्यू होती है वो लेस देन 1 होती है। सो स्टूडेंट्स, इन द केस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो भी ये कंपाउंड्स है वो जब भी इनको हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये 100% आयोनाइज नहीं होंगे, इसलिए इनके लिए जो अल्फा की वैल्यू होगी वो लेस देन 1 होगी। ओके स्टूडेंट्स, अब अगर हम यही चीज को अगर हम एग्जांपल से समझें सो हम सिंपल वर्ड में ऐसा बोलेंगे सर हमारे पास ये एक एग्जांपल है K4FeCN6। ये जो K4FeCN6 है ये एक जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है जिसका नाम है पोटेशियम फेरोसाइनेट। इसका नाम क्या है, पोटेशियम फेरोसाइनेट। अब सर जब हमने इसको जो है वो वाटर में डिसॉल्व किया, इसको हमने वाटर में डाल दिया तो अब इसका क्या हो जाएगा, इसका आयोनाइजेशन होगा। लेकिन हमने देखा कि सर इसका जो है वो 100% आयोनाइजेशन नहीं हुआ। मतलब जब हम इस मॉलिक्यूल को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो हमको यहाँ पे बस जो है वो 2 टाइप्स के आयंस मिलेंगे। एक तो हमको मिलेगा पोटेशियम आयन जिसको हम बोलेंगे कैटायन है, और दूसरा हमको जो है पूरा एक कॉम्प्लेक्स आयन मिलेगा जिसको हम बोलेंगे फेरोसाइनाइड आयन, ये एक अनायन है। सो स्टूडेंट, हम बोलेंगे सर ये जो पोटेशियम है इसने तो अपने आइडेंटिटी को लूज कर दी क्योंकि जो पोटेशियम है ये जो है वो पॉजिटिव टेस्ट देता है। लेकिन सर जो एंटाइटीज इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है, जो इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, ठीक है, जो अनायन है इसमें जो आयन है आयरन और साइनाइड ये दोनों जो है वो नेगेटिव टेस्ट देते हैं। इसका मतलब कि इस वाले कॉम्प्लेक्स ने अपने आइडेंटिटी को लूज नहीं की। ओके स्टूडेंट्स, इसके लिए हम बोलते हैं कि सर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है वो एक ऐसा कंपाउंड है जिसको जब हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये 100% जो है वो अपने आयंस में कन्वर्ट नहीं होगा। ये जो है वो पार्शियली बस थोड़ा सा जो है वो आयोनाइज होगा। जो एंटाइटीज या हम बोलेंगे सर जो आयन जो है वो इस स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर प्रेजेंट होगा, जो आयोनाइजेशन स्फीयर में होगा बस वही जो है वो आयोनाइज होगा और वही जो है वो पॉजिटिव टेस्ट देगा और यही अपने आइडेंटिटी को लूज करेगा। बाकी जो भी एंटाइटीज जो भी चीजें जो है वो इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है वो जो है कभी भी जो है वो अपने आइडेंटिटी को लूज नहीं करेंगी और इनका जो टेस्ट है वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो अब अगर ऐसे अगर हम इसका
ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स अब हमारे पास जो है वो एक दूसरा एग्जांपल है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का। इसको हम बोलते हैं हेक्साअमाइन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। ये भी एक कॉम्प्लेक्स है। सो स्टूडेंट्स जब इसको भी हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये भी जो है वो पार्शियली अपने आयंस में जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा और हमको जो है ये एक कॉम्प्लेक्स आयन देगा जिसको हम बोलेंगे ये पूरा कैटायन है। जिसका सेकंड पार्ट होगा वो होगा क्लोराइड आयन, ये एक जो है वो अनायन है। सो हम स्टूडेंट्स यहाँ पे बोलेंगे कि यहाँ पे ये जो क्लोराइड आयन है, जो अनायन है, वो जो है वो पॉजिटिव टेस्ट देगा जब इसको हम इसमें रिएजेंट में इसको हम मिक्स करेंगे। और ये जो हमारा जो पूरा कॉम्प्लेक्स आयन होगा, ठीक है, ये जो है वो नेगेटिव टेस्ट देगा कोबाल्ट का और अमोनिया का। क्यों देगा स्टूडेंट्स? क्योंकि हम बोलेंगे सर जो भी एंटाइटीज इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर प्रेजेंट है वो एंटाइटीज जो है कभी भी आयोनाइज नहीं होंगी। इसके लिए हम बोलेंगे कि ये जो एंटाइटीज है ये अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करेगी, ये एक सोल्यूशन में एज इट इज रिमेन रहेंगी। इसलिए इनका टेस्ट क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। वहीं पे जो हमारे पास क्लोराइड आयन है ये जो है वो इस स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर प्रेजेंट होगा, ये आयोनाइजेशन स्फीयर में प्रेजेंट होगा। इसकी वजह से जो है वो ए एंटाइटीज जो है वो आयोनाइज हो जाएगी। इसका जो है टेस्ट क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। ओके स्टूडेंट, सो यहाँ पे स्टूडेंट हम बोल सकते हैं कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं वो एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व होने पे अपनी आइडेंटिटी को जो है वो 100% लूज नहीं करते हैं। वो जो है सॉल्यूशन में एज इट इज जो है वो स्टेबल रहते हैं और इसके वजह से उनका जो आयोनाइजेशन होता है वो 100% नहीं होता है, वो पार्शियल होता है और उनके लिए जो अल्फा की वैल्यू है वो 1 से जो है वो लेस होती है। ओके, सो स्टूडेंट्स अब हम जो है वो डिस्कस करते हैं यहाँ पे अपना नेक्स्ट जो है टॉपिक का नाम है सम बेसिक टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ओके, सो स्टूडेंट्स इस टॉपिक में हमको डिस्कस ये करना है कि सर ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो पूरा चैप्टर है इसमें जो है वो हमको कौन कौन से ऐसे बेसिक जो टर्म्स हैं जो कि हमको आगे फ्यूचर में यूज आने वाले हैं किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को आइडेंटिफाई करने में, ठीक है, उनके अंदर जो भी टर्म्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, उसको हमको पहचानने में, आइडेंटिफाई करने में बेसिकली, ठीक है। सो यहाँ पे हम उस सभी बेसिक टर्म्स को जो है वो पढ़ेंगे कि इस चैप्टर में जो है वो कौन कौन से जो बेसिक टर्म्स है आते हैं जो कि हमको आगे जो है वो यूज आने वाले हैं। ओके, सो स्टूडेंट जो है पहले हम सभी टर्म्स को जो है वो समराइज करके जो है वो एक सिंगल पॉइंट में पढ़ते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास जो है वो ये एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ठीक है, और इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम होता है पोटेशियम फेरोसाइनाइड। स्टूडेंट्स ओके, क्या नाम है इसका? पोटेशियम फेरोसाइनाइड। तो सर इस जो है वो पूरे कॉम्प्लेक्स में, पूरे कंपाउंड में यहाँ पे इस स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर एक स्फीयर होता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं आयोनाइजेशन स्फीयर। क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? आयोनाइजेशन स्फीयर। और इस स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर ये जो आयोनाइजेशन स्फीयर है, इस आयोनाइजेशन स्फीयर में जो भी एंटाइटीज, जो भी चीजें या जो भी आयन जो है वो प्रेजेंट रहेंगी वो आयन जो है वो आयोनाइजेबल होंगी और यही जो है वो जब इसको हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो यही आयन जो है वाटर में जो है वो डिसॉल्व होते हैं और इनका हमको टेस्ट जो है वो पॉजिटिव मिलता है, ठीक है। वही जो है स्टूडेंट हमारे पास है जो आपको ये जो बड़ा वाला स्क्वायर ब्रैकेट आपको दिख रहा है, इस बड़े वाले स्क्वायर ब्रैकेट को हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं। क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलेंगे। और इस स्क्वायर ब्रैकेट में, इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर में जो भी एंटाइटीज प्रेजेंट रहेंगी वो जो है वो नॉन आयोनाइजेबल होंगी। इसका मतलब जब हम इस कॉम्प्लेक्स को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये जो एंटाइटीज होगा ये जो है वो डिसोसिएट या इसका ब्रेकडाउन जो है वो नहीं होगा और इसलिए हम क्या बोलेंगे? ये जो है वो नॉन आयोनाइजेबल होगा और जो भी एंटाइटीज यहाँ पे प्रेजेंट है उसका जो टेस्ट है वो क्या आएगा? नेगेटिव टेस्ट इसका आएगा। ओके, फिर स्टूडेंट इसके बाद जो है आपको यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट दिख रहा है, ठीक है, इस स्मॉल ब्रैकेट के अंदर जो भी एंटाइटीज है उसको हम क्या बोलते हैं? लिगेंड्स बोलते हैं। क्या बोलेंगे स्टूडेंट हम लोग? जो भी एंटाइटीज इस स्मॉल स्क्वायर ब्रैकेट में है उसको हम क्या बोलते हैं? लिगेंड्स बोलते हैं, ठीक है। और स्टूडेंट्स यहाँ पे लिगेंड्स का ये जो
नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, कोऑर्डिनेशन नंबर। ये जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, ठीक है, ये हमको लिगेंड को आइडेंटिफाई करके बताना पड़ता है। बाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड या पॉलीडेंटेड जो लिगेंड है उनके केस में जो है वो इसका कैलकुलेशन थोड़ा सा अलग होता है। बट अगर लिगेंड मोनोडेंटेड है तो आप जो है सिंपली इसका नंबर देख के बता सकते हो कि कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो क्या होगा, उसको हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। फिर स्टूडेंट्स यहाँ पे इस स्क्वायर इस स्मॉल ब्रैकेट के पहले आपको यहाँ पे जो दिख रहा है एंटाइटिस, इसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल मेटल एटम। क्या बोलेंगे स्टूडेंट, इसको हम लोग सेंट्रल मेटल एटम। ओके स्टूडेंट्स, फिर स्टूडेंट जो है यहाँ पे इतने सारी चीज जो है वो हमको क्या करना है, पूरी चीजों को एक एक करके जो है वो डिटेल में पढ़ना है कि सर ये जो हाइड्रोजन स्फीयर है ये क्या होता है, सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है, लिगेंड्स क्या होता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। इसके अलावा जो है अलग से हमको यहाँ पे एक जो है बेसिक टर्म और पढ़ना है, इस सेंट्रल मेटल एटम का जो है ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके स्टूडेंट, सो कोई भी कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, हर एक कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, एक आयोनाइजेशन स्फीयर होगा, उसमें जो स्पीशीज आयोनाइज होने वाली है कैटायन या एनायन कुछ भी यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा। बाकी जो ये दूसरे एंटाइटीज है, जो दूसरा जो स्क्वायर ब्रैकेट है उसके अंदर जो है वो सेंट्रल मेटल एटम रहेगा, लिगेंड्स रहेगा, लिगेंड्स का अपना एक फिक्स प्रोपोर्शन रहेगा, उसको देख के हम क्या बता पाएंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर। ओके स्टूडेंट, तो अभी ऐसे पॉइंट्स हमको जो है डिटेल में डिस्कस करना है कि हर एक पॉइंट का मतलब क्या है, इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। सो हमारा जो बेसिक टर्म था, सो उसमें हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे जो है वो सेंट्रल मेटल एटम को, कि जो सेंट्रल मेटल एटम है जो है वो क्या होता है और जो है वो कैसे जो है ये बॉन्ड लिगेंड से जो है वो बनाता है, ठीक है। सो स्टूडेंट जब हम इजीली बोल सकते हैं कि जो सेंट्रल मेटल एटम होता है उसको हम जो है वो M से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब क्या होता है, जैसे कोई भी हमारे पास जो है वो कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स में जो है वो आयन या वो मेटल जो कि लिगेंड से पूरा जो है वो सराउंडेड रहेगा, पूरा जो है वो घिरा रहेगा, उसको हम बोलते हैं सेंट्रल मेटल एटम और आयन। तो यहाँ पे सिंपल स्टूडेंट बात क्या हो जाएगा, द मेटल एटम और आयन which is surrounded by the ligands in the complex are known as central metal atom और ion। इसका मतलब क्या हुआ कि सर किसी भी कॉम्प्लेक्स में जो सेंट्रल मेटल एटम होता है वो लिगेंड से जो है वो सराउंडेड होता है, ठीक है। यहाँ हम बोल सकते हैं सर कि वो मेटल एटम या वो आयन जो कि कॉम्प्लेक्स के अंदर लिगेंड से सराउंडेड होता है उसको ही हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल मेटल एटम बोलते हैं। और स्टूडेंट्स इसको हम लोग जो है वो जनरली कैपिटल M से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। फिर स्टूडेंट्स हम बोल सकते हैं कि सर जो सेंट्रल मेटल एटम होता है उसके पास जो है वैकेंट ऑर्बिटल होता है एप्रोप्रिएट एनर्जी का, और वो मोस्टली जो है वो d ऑर्बिटल होता है। तो हम बोल सकते हैं कि द सेंट्रल मेटल एटम और आयन हैव वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ एप्रोप्रिएट एनर्जी, ठीक है। और सर जो एप्रोप्रिएट एनर्जी वाला जो ऑर्बिटल होता है उसको हम बोलते हैं d ऑर्बिटल। यहाँ पे जो है वो s और p ऑर्बिटल भी वैकेंट होता है, उसमें भी लिगेंड्स अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, लेकिन मोस्टली जो है वो d ऑर्बिटल होता है। फिर फ्रेंड्स हम जो है वो सेंट्रल मेटल एटम के बारे में जो है वो थर्ड पॉइंट बोल सकते हैं कि सर जो सेंट्रल मेटल एटम होता है वो जो है लुईस एसिड की तरह बिहेव करता है। इस तरह बिहेव करेगा, लुईस एसिड की तरह बिहेव करता है, क्योंकि ये जो है वो लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने ऑर्बिटल में एक्सेप्ट करता है। सो इसके लिए हम बोल सकते हैं कि द सेंट्रल मेटल एटम और आयन act as a Lewis acid because it accept the electron pair of ligand during the coordinate bonding। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट कि जब भी जो है वो सेंट्रल मेटल एटम को कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करना होता है तो वो जो है वो लिगेंड के इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने वैकेंट ऑर्बिटल में एक्सेप्ट करता है, और ऐसी स्पीशीज जो कि इलेक्ट्रॉन को किसी दूसरे स्पीशीज से एक्सेप्ट करती हैं उसको हम जो है वो लुईस एसिड बोलते हैं अकॉर्डिंग टू द लुईस एसिड बेस थियरी। ओके स्टूडेंट्स, फिर यहाँ पे जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो ये आता है कि द सेंट्रल मेटल एटम मोस्टली बिलोंग्स टू दी 3D सीरीज ऑफ दी डी ब्लॉक एलिमेंट्स। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स कि मोस्टली जो कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल एटम होता है वो जो है वो डी ब्लॉक एलिमेंट की 3D सीरीज से जो है वो बिलोंग करता है। 4D 5D सीरीज के भी मेंबर्स जो है वो सेंट्रल मेटल एटम की तरह बिहेव करते हैं, बट मोस्टली जो होता है सेंट्रल एटम जो है वो 3D सीरीज से जो है वो बिलोंग करता है। और 3D सीरीज के जो एलिमेंट्स हमारे पास है, जैसे आपका स्कैंडियम है, इसका एटॉमिक नंबर 21 होता है, टाइटेनियम है, वेनेडियम है, क्रोमियम है, मैंगनीज है, आयरन है, कोबाल्ट है, निकल है, कॉपर है, जिंक है। सो स्टूडेंट्स हम बोलेंगे मोस्टली ये जो 3D सीरीज के जो मेंबर्स हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स में, यही जो है वो मोस्टली कॉम्प्लेक्सेस के अंदर जो है वो सेंट्रल मेटल एटम की तरह बिहेव करते हैं। इसके अलावा 4D 5D सीरीज के भी मेंबर्स जो है वो उसकी तरह बिहेव करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो ये पूरा जो है वो पॉइंट हो गया सेंट्रल मेटल एटम और आयन।
स्टूडेंट्स अब अगर हम सेंट्रल मेटल एटम का जो है अगर एक डायग्राम अगर देखें कि कैसे लिगेंड से बाइंडेड होता है, तो हम इजीली बोल सकते हैं सर कि हमारे पास जो है कोई भी कॉम्प्लेक्स होगा। फॉर एग्जांपल अगर हमने जो है यहाँ पे कॉम्प्लेक्स एक लिखा है FeCN 6 4-, तो स्टूडेंट्स ये जो है वो एक आयन है जिसको हम बोलते हैं फेरो साइनाइड आयन। सो इस कॉम्प्लेक्स में हमारे पास यहाँ पे जो आयरन है वो जो है वो सेंट्रल मेटल एटम की तरह बिहेव करेगा, और यहाँ पे इस सेंट्रल मेटल एटम से जो है वो 6 जो है लिगेंड्स वो क्या रहेंगे, सराउंडेड रहेंगे। सो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे ऐसा बोल पाएंगे सर हमारे पास इस कॉम्प्लेक्स में जो आयरन है वो जो है वो एक सेंट्रल मेटल एटम की तरह बिहेव कर रहा है, जिससे जो है वो 6 लिगेंड जो है वो सराउंडेड है। ओके, यहाँ पे कितने तो लिगेंड्स आएंगे, 6 जो है यहाँ पे लिगेंड्स आएंगे, और जो सभी लिगेंड्स है वो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को कहाँ पे डोनेट करेंगे, मेटल के वैलेंट ऑर्बिटल में। ठीक है, सो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये जो हमारे पास पूरा कॉम्प्लेक्स बन गया, ये जो है एक पूरा हमारे पास जो है वो एक हमारे पास ये बोल सकते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स बनेगा। ठीक है, इस पूरे पे चार्ज क्या होगा, -4 होगा। ओके स्टूडेंट, ऐसे अगर हम जो है वो दूसरा कॉम्प्लेक्स अगर ले एग्जांपल में, वो फॉर एग्जांपल अगर हमने डिस्कस किया है कोबाल्ट NH3 ओके, सो उसमें भी क्या होगा कि सेंटर में कौन होगा, कोबाल्ट होगा। अगर हमने सेकंड एग्जांपल यहाँ पे ले लिया है, हमने एग्जांपल लिया है कोबाल्ट NH3 यहाँ पे चार्ज है -3। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स ये वाले कॉम्प्लेक्स में जो हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम है वो क्या है, कोबाल्ट है, और ये जो कोबाल्ट है वो 6 लिगेंड से जो है वो सराउंडेड है। सो हम यहाँ पे आयरन को सिंपली किससे रिप्लेस कर देंगे, कोबाल्ट से, और यहाँ पे हमारे पास जो लिगेंड्स है उसको हम रिप्लेस कर देंगे अमोनिया से। यहाँ पे कोबाल्ट जो है वो 6 अमोनिया के मॉलिक्यूल से सराउंडेड हो जाएगा, और ये जो है वो हमारे पास दूसरा कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाएगा। ओके, सो फ्रेंड्स ये जो कॉम्प्लेक्स है देखो, इसमें जो कोबाल्ट है वो क्या है, सेंट्रल मेटल एटम है जो कि 6 अमोनिया के मॉलिक्यूल से जो है वो सराउंडेड होता है। सो स्टूडेंट्स ऐसे अगर हमारे पास जो है वो कोई भी कॉम्प्लेक्स होगा तो उस कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, अपना एक जो है पर्टिकुलर सेंट्रल मेटल एटम होगा जो कि लिगेंड से जो है वो सराउंडेड होगा। स्टूडेंट्स ध्यान देने वाली यहाँ पे बात ये है कि सर ये जो लिगेंड्स का नंबर है, ये जो लिगेंड्स का नंबर है ये जो है वो वेरी कर सकता है। ठीक है, वो डिपेंड करता है कोऑर्डिनेशन नंबर में, और जो है वो सेंट्रल मेटल एटम की बाइंडिंग कैपेसिटी पर डिपेंड करता है कि कितने जो है लिगेंड्स आके उसे कंबाइन कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स,